देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो 2027 में होने हैं, लेकिन अभी से सत्ता पक्ष और विपक्ष में माइंड गेम की शुरुआत हो गई। 23 दिसंबर को लखनऊ में बीजेपी के 40 से 45 ब्राह्मण विधायक सहभोज के लिए जुटे थे। खबर आपने देखी होगी। अब उसे विपक्ष ने ब्राह्मणों की नाराजगी से जोड़कर बीजेपी को असहज कर दिया। सहभोज था सहभोज, लेकिन यहां पर विपक्ष ने बीजेपी को असहज कर दिया आरोप लगाकर। अब आज फिर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा कि अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान, और दूसरों को भेज रहे चेतावनी का फरमान। दरअसल उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सहभोज में शामिल बीजेपी विधायकों को नसीहत देते हुए आगे से ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी। अब इसी पर विपक्ष हमलावर है। 23 दिसंबर को यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर सियासी विराम लगता नहीं दिख रहा। पहले विपक्ष ने हमला किया, अब यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी अपने विधायकों को नसीहत दी है। पंकज चौधरी की ओर से कहा गया है कि आगे ऐसी बैठक पर पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी। बीजेपी के जनप्रतिनिधि किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने। इस तरह का कोई भी काम बीजेपी के संविधान और आदर्शों के अनुरूप नहीं है। इस तरह की गतिविधियों से समाज में गलत संदेश जाता है। परिवार या वर्ग विशेष की राजनीति बीजेपी नहीं करती। भविष्य में ऐसा हुआ तो अनुशासनहीनता माना जाएगा। पंकज चौधरी की नसीहत के बाद सहभोज में शामिल ब्राह्मण विधायकों के सुर बदले बदले नजर आए। मिर्जापुर से बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा बोले, प्रदेश के मुखिया जो कहेंगे वो मानेंगे, लेकिन सहभोज पर विपक्ष सियासत ना करे। इसमें कोई इस ढंग सा मीटिंग नहीं था, वो भोज था और ब्राह्मण समाज संस्कार देने का बात कर रहा था। विपक्षी लोग जो सपना देख रहे हैं वो मुंगेरी लाल का सपना उनका सपना ही रह जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिछले बार भी चुनाव लड़ा गया था, इस बार भी लड़ेंगे। इससे अच्छा न शासन हुआ था न होगा, क्योंकि बड़े बड़े माफिया लोग पानी भर रहे हैं, या तो जेल अपना जमानत तोड़वा कर हैं या तो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। वो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, जो कह रहे हैं उसमें हम लोगों को मान्य है, कोई वो गलत नहीं कहते। जो भी कह रहे हैं अच्छा कह रहे हैं, यह होना भी चाहिए। ऐसे समाज में विघटन आता है। हम लोग समाज जोड़ने के लिए चले हैं, संस्कार देने के लिए। उनका कहना सही है, विघटन वाला कार्य जो भी करेगा उसके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई तो माननीय अध्यक्ष जी करेंगे। दरअसल कुशीनगर के बीजेपी विधायक पंचानन पाठक के लखनऊ आवास पर 40 से 45 ब्राह्मण विधायक पहुंचे थे, जिसे ब्राह्मण सहभोज का नाम दिया गया था। लेकिन इस बहाने यूपी की राजनीति में तमाम सवालों का सिलसिला शुरू हो गया था। जैसे सवाल उठा कि क्या ब्राह्मण विधायकों की ये बैठक किसी नाराजगी का नतीजा है? क्या ब्राह्मण विधायकों ने शक्ति प्रदर्शन के लिए ये बैठक बुलाई थी, या इस बैठक के जरिए सत्ता और संगठन को कोई संदेश देने की कोशिश की थी? समाजवादी पार्टी ने इस मौके को भुनाने में जरा भी देरी नहीं की और बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को ऑफर दे डाला कि हमारे साथ आइए और भरपूर सम्मान पाइए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी साफ देखने को मिलती है। कभी ठाकुर समाज के विधायक एक साथ मिलकर चाय पीते हैं, तो कभी ब्राह्मण समाज के विधायक अलग एक साथ मिलकर चाय पीते हैं। लगता है कहीं ना कहीं सम्मान का अभाव है। हम तो यही कहेंगे कि समाजवादी पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों का सम्मान करती है। हम सभी विधायकों से कहेंगे समाजवादी पार्टी में आइए और सम्मान पाइए। कांग्रेस ने यूपी बीजेपी को याद दिलाया कि पहले ठाकुर विधायकों ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला था, अब ब्राह्मणों की नाराजगी भी सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी वाले हमेशा धर्म को धर्म से लड़ाते हैं, जाति को जाति से लड़ाते हैं और हमेशा धर्म की और सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। और अब इनके विधायक भी कभी कुटुंब के नाम पर ठाकुर विधायक, कभी ब्राह्मण विधायक सहभोज के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अब जनता में बिल्कुल खत्म हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी स्वयं को पिछड़ी जाति का कहें तो ठीक, लेकिन उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विधायक अगर कोई अपनी मीटिंग कर ले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पेट में दर्द हो जाता है। हालांकि बैठक में शामिल किसी भी विधायक ने सरकार के विरोध में कोई बयान नहीं दिया।
लेकिन जिस तरह से इस बैठक के बाद विपक्ष को सरकार पर हमले का मौका मिला, उसने बीजेपी को सतर्क कर दिया है। क्योंकि यूपी में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बैठक के बाद सख्त संदेश दिया है। क्योंकि ऐसी बैठकों के जरिए बीजेपी जाति वाली राजनीति में बंटते नहीं दिखना चाहती। किसी भी कथित खेमेबंदी का असर चुनाव में विपक्ष को फायदा पहुंचा सकता है। इस तरह की जाति आधारित बैठकों का असर दूसरे वर्गों की राजनीति पर भी पड़ सकता है। हम कल तक ब्राह्मण थे, आज हम विधायक हैं और विधायक हम किसी भी, अभी अनिल जी भाई साहब का बयान हम सुन रहे थे कि जब जब नेतृत्व किसी जाति विशेष का हुआ है तब तक समाज का पतन हुआ है, राष्ट्र का पतन हुआ है, परिवार का पतन हुआ है। सामाजिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर हम सभी से कहना चाहते हैं, हम अपनी बिरादरी के लोगों से कहना चाहते हैं, मतलब नेता बिरादरी से कहना चाहते हैं कि अगर समाज में आपको काम करना है तो जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के काम करना ही पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ जाति विशेष की बात करते हैं तो आपको राजनीति की बात बंद कर देनी चाहिए। फिलहाल यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर सहूलियत की सियासत जारी है। विपक्ष भी इस बैठक के बहाने अपनी सियासी संभावनाएं तलाश रहा है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। सियासी गर्मी कैसी है इस मुद्दे पर ये समझ गए। चलिए अब कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए कि यूपी की सियासत में ब्राह्मणों की भूमिका क्या है, तो वो हम आपको समझाते हैं। अब यहां पर आप ऐसे देखिए कि 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करें तो ब्राह्मण विधायकों की बात करें तो एनडीए में 46, बीजेपी के 41 और निषाद पार्टी के 4 और अपना दल के 1। कुल विधायक कितने हैं ये हम आपको बता रहे हैं, 52 है ना, जिसमें एनडीए के 40, बीजेपी के कितने हैं 41, 4 निषाद पार्टी, 1 अपना दल। अब विपक्ष में आते हैं तो विपक्ष में है कुल 6, जिसमें समाजवादी पार्टी के 5 हैं और कांग्रेस के 1 विधायक है, महज 1 विधायक। अब बात 2024 लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण सांसदों की करते हैं। 2022 का विधानसभा तो देख लिया आपने, अब 2024 का देखिए। अब यहां पर ब्राह्मण सांसदों की बात करें तो कुल सांसदों की संख्या यहां पर आप देखेंगे 11 है। अब इसमें 8 आते हैं बीजेपी के पास, ओवरऑल एनडीए 8, तो बीजेपी पूरा 8 सांसद। अब यहां पर अगर आप आएंगे विपक्ष में तो विपक्ष के पास हैं 3, जिसमें से 2 हैं कांग्रेस के पास और 1 है समाजवादी पार्टी के पास ब्राह्मण सांसद। अब तो वैसे भी आने वाले वक्त में चुनाव होना है, तो उत्तर प्रदेश में भले ही 10% करीब ब्राह्मण आबादी है, लेकिन ये 10% ब्राह्मण 100 सीटों पर असरदार माने जाते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण मतदाता कांग्रेस के कोर वोटर थे, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद ब्राह्मण बीजेपी के साथ जुड़े और 2007 में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए दलितों के साथ कई ब्राह्मणों को टिकट देकर एक नया प्रयोग किया जो जबरदस्त हिट रहा। और उसके बाद से समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को ज्यादा टिकट देने लगी। अखिलेश यादव ने 2022 चुनाव से पहले भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण करके ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन ब्राह्मण मतदाताओं की पहली पसंद आज भी अभी भी बीजेपी और उसके सहयोगी दल बने हुए हैं। उनके प्रेरक प्रसंगों को याद रखना, उनसे शिक्षा लेना। सियासत में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। लखनऊ में 3 दिन के अंदर 2 सियासी घटनाक्रम हुए, जो संयोग हैं या प्रयोग, ये आप खुद तय करिए। दोनों तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर 23 दिसंबर की, जब लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने सहभोज के नाम पर घंटों मंथन किया। वहीं उसके बाद 25 दिसंबर को पीएम मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का अनावरण करके पुष्पांजलि अर्पित की। सियासी सहयोग समझिए कि ये तीनों नेता ब्राह्मण थे। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए पूछा कि तीनों मूर्तियां सवर्ण जाति के नेताओं की क्यों लगाईं? पीडीए को क्यों नजरअंदाज किया? या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जब महापुरुषों का सम्मान करते हैं तो आप उनको रोकने का काम करते हो, आप लाठियों डंडों से पीटने का काम करते हो।
मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। 3 महापुरुषों के साथ साथ अगर आप किसी ओबीसी या किसी पीडीएस समाज से या किसी दलित समाज से भी किसी एक महापुरुष का अगर आपने वहाँ पे 65 फीट ऊंची अगर आपने मूर्ति लगाई होती तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा लगता, हम लोगों को भी अच्छा लगता, पूरे देश को अच्छा लगता, पूरे उत्तर प्रदेश को अच्छा लगता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दलित समाज से या कोई पिछड़े या अति पिछड़े समाज से कोई ऐसा महापुरुष मैं समझता हूँ है नहीं जिसका ये लोग सम्मान कर सके। पीएम मोदी ने इस मौके पर परिवारवाद के बहाने विपक्ष पर निशाना साधते हुए उनके ऊपर अंबेडकर के अपमान का आरोप भी लगाया। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला है। साथियों, कोई नहीं भूल सकता कि कैसे बाबा साहब आंबेडकर की विरासत को मिटाने का प्रयास हुआ। दिल्ली में कांग्रेस के शाही परिवार ने यह पाप किया। अब समझिए यूपी में ब्राह्मण क्यों अहम है। भले ही देश के सबसे बड़े सूबे में ब्राह्मणों की आबादी 10% ही हो, लेकिन ब्राह्मण हमेशा से किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं। इसीलिए यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण करके ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, जब 2024 लोकसभा चुनाव जीतकर अखिलेश यादव सांसद बने तो उन्होंने यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की अपनी कुर्सी चाचा शिवपाल यादव को नहीं दी, बल्कि ब्राह्मणों को संदेश देने के लिए माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया। सपा की गवर्नमेंट से तो कौन हक दे दिए हैं? वो तो लगा दी परशुराम जी की मूर्ति और जो है वहां से उनके वोट लेने के लिए, अब फिर कभी झांकने तो गए नहीं। अभी जयंती रही है, जयंती में ट्वीट तक भी नहीं किया अखिलेश जी ने। अब ओबीसी के विधायक अगर संतुष्ट हैं तो जरूरत क्या है भाई? हम तो संतुष्ट हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वैसे 2007 से पहले तक यूपी विधानसभा में औसतन 20 से 25 ब्राह्मण विधायक जीत कर आते थे, लेकिन 2007 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दलितों के साथ ब्राह्मणों को बड़ी संख्या में टिकट देकर सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा फॉर्मूला बनाया जो जीत की गारंटी बन गया। उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मणों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा तो बीएसपी और उसके बाद अब बीजेपी का साथ मजबूती से पकड़ा है। 2007 में ब्राह्मण बसपा के साथ गए, लेकिन 2012 के बाद से, या यूं कह लें कि मोदी राज के बाद, पूरी तरीके से ब्राह्मण बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं और 80% के आसपास इनका वोट बीजेपी को मिलता रहा है। वहीं एक समय ब्राह्मणों की पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस भी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के सहभोज के बहाने हमलावर है। अपरोक्ष रूप से जो पहले बैठक हुई वो संगठन के खिलाफ थी और जो अब ब्राह्मणों की बैठक हुई वो सरकार के खिलाफ हो सकती है, क्योंकि कई सारे उसमें से विधायक सरकार के खिलाफ बयान दे चुके हैं। प्रतापगढ़ में हो, जौनपुर में हो, पश्चिम के विधायक रहे हों, वो बोल चुके हैं। और मुझे लगता है नोटिस भले दे दी हो किसी ने, लेकिन ये जो गोरखपुर की लड़ाई है वो लखनऊ तक आ गई है। लेकिन सहभोज में शामिल बीजेपी विधायक अनिल त्रिपाठी बोले, ब्राह्मणों का समाज और देश निर्माण में जितना योगदान है उसके बावजूद उसे हमेशा अपमान सहना पड़ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चिंता हमारी यही है कि हमारे समाज ने भारत के निर्माण में एक समृद्ध योगदान दिया है। जब से इस राष्ट्र में मानवता और एक सामाजिक संरचना जब से पैदा हुई है, तब से ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण कोई जाति तो था नहीं, ये तो एक वर्ण है, एक वर्ग है। हाँ, समाज को भिक्षा प्राप्त करके, भिक्षा लेकर के शिक्षा देने का काम ब्राह्मणों ने किया। उस ब्राह्मण समाज को आज हर वर्ग के लोग जो है, हर समुदाय के लोग, जहाँ देखो वहीं पे आरोपित करने का, जो ही देखो वही अपमानित करने का काम कर रहा है। तो इस तरह के विषयों को लेकर के चर्चा हुई। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव भी विधायकों के सहभोज पर तंज कसते हुए उन्हें पार्टी में आने का ऑफर देते नजर आए थे। शिवपाल जी, ब्राह्मणों की बैठक हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? कई विधायक पहुंचे, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं?
रुक जा भैया, गाड़ी आ रही है, रुक जा। ब्राह्मणों की बैठक सरकार से नाराज हैं सब लोग। तो इसके अलावा कहाँ है? चलो, सरकार से सब नाराज हैं। क्या आप ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं अपनी पार्टी? आ जाए समाजवादी पार्टी में सब लोग। इधर सहभोज पर हो रही सियासत से बीजेपी विधायक नाराज दिख रहे हैं। रमेश मिश्रा ने कहा कि बैठक से नाराजगी का कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मण बीजेपी के साथ था और हमेशा रहेगा। इसका कोई मायने नहीं, सिर्फ यही एक मायने है कि 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ब्राह्मण मतदाता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, 100% साथ रहा है। चाहे 3 लोकसभा ले लीजिए, चाहे 2 विधानसभा ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण एक ब्राह्मण मतदाता कभी अपने समाज को भी नहीं देखता, वो सिर्फ कमल के फूल को देखता है, भारतीय जनता पार्टी को देखता है। हम लोगों ने वहां पर यही लक्ष्य रखा है कि 2027 में एक ब्राह्मण पुनः उसी तरीके से जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा में ब्राह्मण मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, उसी तरीके से 2027 में भी सारे ब्राह्मण मतदाता भाजपा को वोट दें और भाजपा की सरकार बनाएं। सवाल है कि 2027 में ब्राह्मण मतदाता किसके भाग्य विधाता बनेंगे। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।